नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और हम आर्मी जीडी क्लर्क और एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके मोर देन 70 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बायोलॉजी की। और जिन बच्चों का एग्जाम 10 मार्च का है वो बच्चे बार बार रिवीजन करते रहें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताओ। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। देखो जो ग्लूकोज होता है यह हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है और ये हमारे ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तभी हम रेस्पायर करते हैं, सांस ले पाते। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा? इसके अंदर देखो 6 एटम होंगे कार्बन के, तो किसके अंदर है 6? इसके अंदर भी 6 है और इसके अंदर भी 6 है। तो बी ऑप्शन के अंदर भी और डी के अंदर भी। लेकिन कार्बन के 6 एटम होने चाहिए और हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। 6 12 6, तो ये इसका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, सुक्रोज चीनी का रासायनिक सूत्र बताओ। देखो ये पहले कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र बताओ। सुक्रोज या इसको क्या बोल लेंगे भाई, चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सुक्रोज, शुगर? देखो इसके अंदर आएगा C12H22O11। C12H22O11, कार्बन के 12 एटम आएंगे, हाइड्रोजन के 22 आएंगे और ऑक्सीजन के 11 आएंगे। देखो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, इसकी कंपोजिशन यदि हम देखें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं। और इसको जब ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता है तो कौन सा एंजाइम मदद करता है? कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर तोड़ता है? मतलब हम जब चीनी खाते हैं तो चीनी हमारे पेट में चली गई और उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा? तो उसका ब्रेक डाउन कैसे होता है? इन्वर्टेज के द्वारा। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज क्या रहेगा बच्चों? एंजाइम। ये रहेगा एंजाइम, एंजाइम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात बताइए। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात बताइए। स्टेट द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन ग्लूकोज। तो देखो ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम हैं? 6। और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 6। तो यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, कितना आ जाएगा ये? 1:2:1। तो ये रेशियो था, तो इसके अंदर कौन सा है भाई? तो ये रेशियो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? हमारा बी ऑप्शन। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, लार सलाइवा में उपस्थित कौन सा एंजाइम शर्करा का पाचन करता है? इन सलाइवा विच एंजाइम प्रेजेंट इन शुगर डाइजेस्ट। ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है शायद। तो देखो विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा के अंदर कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? तो देखो भाई इसके अंदर क्या आएगा, ट्रिप्सिन दे रखा है, ये प्रोटीन को पचाता है, इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लार अमाइलेज, तो हमारा क्या आ जाएगा? और लाइपेज किसको? वसा को पचाता है। तो लार अमाइलेज इज द एंजाइम विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च इन आवर सलाइवा। तो लार अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारी लार के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर जल्दी ठीक होने के लिए आवश्यक पोषक तत्व। भाई ये घोषक नहीं है, ये पोषक आएगा। पोषक तत्व कौन सा है? विच इज द एसेंशियल प्रिकर्सर एलिमेंट फॉर क्विक रिकवरी फ्रॉम इंजरी। भाई इंजरी क्या होती है? चोट, कोई भी यदि चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक होने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए? तो देखिए जल्दी ठीक होने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी चोट की बहुत जल्दी रिकवरी करता है। अगले पॉइंट पे आते हैं,
एंजाइम किससे बने होते हैं? व्हाट आर एंजाइम्स मेड ऑफ? तो एंजाइम का मूल रूप क्या होता है? तो प्रोटीन। एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। देखिए कई बार बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या कोई भी ऐसा एंजाइम है जिसकी कमी हो जाती है, तो हम उस एंजाइम को दोबारा से गेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियली भी आजकल बनाए जाते हैं, तो एंजाइम मार्केट से भी हम खरीद सकते हैं, जो उनको जो हमारे बॉडी के अंदर है उनको एक्टिव फेज में लेके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन हमारा, अमीनो अम्ल किस में पाए जाते हैं? व्हाट आर अमीनो एसिड फाउंड इन? अमीनो एसिड्स फाउंड इन, तो कहां पर अमीनो एसिड पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, वसा में या विटामिन में? तो प्रोटीन का मेन कंपोनेंट होते हैं। तो जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे, ये किसका मेन कंपोनेंट होते हैं? प्रोटीन का। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड के अंदर ही टूटता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कोज्ड बाई एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन? यदि हम ज्यादा विटामिन लेते हैं तो उनसे कौन सी बीमारी होगी भाई? देखो बहुत सारे विटामिन, मल्टीविटामिन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। आप कोई भी यदि विटामिन खरीदते हो और उसको एक्सेसिव लेते हो, तो एक डिजीज होती है जिसका नाम रहेगा विटामिनोसिस, जिसका नाम रहेगा विटामिनोसिस। तो हमारा इसका सी ऑप्शन बनता है। रिकेट्स ये हड्डियों की बीमारी होती है, अरतोंदी ये आंखों की बीमारी होती है, और मरासमस ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है भाई। तो इसके अंदर देखो, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, और मरासमस जो होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है, ये प्रोटीन की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है नाइन्थ क्वेश्चन, रक्त शर्करा छांटिए। शॉर्ट ब्लड शुगर, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। रक्त शर्करा छांटिए। तो रक्त शर्करा देखिए, इसके अंदर रक्त शर्करा, ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है भाई ब्लड के अंदर। एक सॉरी भाई, थोड़ा अर्जेंट कॉल था। तो देखिए इसके अंदर देखो, रक्त शर्करा छांटिए, रक्त शर्करा छांटिए, शॉर्ट ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर जो होती है, हमारे ब्लड के अंदर क्या चीज होती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे खून के अंदर, हमारे खून के अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाए, यदि ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो डायबिटीज की बीमारी होती है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। और ग्लूकोज की कमी के कारण होने वाली बीमारी होती है हाइपोग्लाइसीमिया। ज्यादा ग्लूकोज हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन यह किसकी कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा छांटिए। शॉर्ट मिल्क कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज भाई। तो दुग्ध शर्करा छांटिए भाई, दुग्ध शर्करा। दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? देखो, तो दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है भाई? दूध के अंदर होती है लैक्टोज। मिल्क कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्लड के अंदर क्या था? ग्लूकोज, ऐसे दूध के अंदर क्या है? लैक्टोज। और दूध के अंदर एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक, लैक्टिक एसिड होता है। और दूध के अंदर शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। देखो ग्लूकोज ब्लड के अंदर होती है, माल्टोज, माल्टोज हमारी अंगूर के अंदर भी होती है, बियर के अंदर भी होती है, जौ के अंदर भी होती है, फ्रुक्टोज होती है फ्रूट्स के अंदर भाई। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली दाल छांटिए। स्मॉल पल्सेस दैट गिव मोस्ट प्रोटीन।
या मोस्ट प्रोटीन गिविंग पल्स, ये भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें शॉर्ट आउट लिखना था, इसने शॉर्ट, कोई नहीं, एक आधा मिसप्रिंट है, मैं बता दूंगा सर। तो इसके अंदर कौन सा आएगा भाई, इसके अंदर आएगा देखो अरहर, मूंग, सोयाबीन, ये सभी। तो इसके अंदर आएगा भाई सोयाबीन। सोयाबीन की जो दाल है वो हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन देती है, और सोयाबीन की दाल लगभग हमें 40 से 42% प्रोटीन देती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दलहन लेग्यूम के पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? विच बैक्टीरियम इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ पल्स प्लांट। तो देखो भाई, जो दाल के पौधे होते हैं, जो दाल के पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे जो भी हैं, दाल के पौधे जिन पर दाल लगती है, तो दाल के पौधे जो हैं उनकी जड़ों के अंदर, उनकी जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसका नाम क्या रहेगा? राइजोबियम। राइजोबियम। तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखो क्लोस्ट्रीडियम नहीं, डिप्लोकोकस नहीं, राइजोबियम, यस, ये राइजोबियम पाया जाता है। तो दाल के जितने भी पौधे हैं सब की जड़ों के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, और ये सिम्बायोटिक भी होता है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि निम्न में से सहजीवी जीवाणु को छांटिए। तो सहजीवी जीवाणु क्या होता है? जो प्लांट को न्यूट्रिएंट देता है और प्लांट बदले में उसको न्यूट्रिएंट देता है। तो ऐसा कौन सा जीवाणु हमारा? राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा की मात्रा मापने वाला उपकरण छांटिए भाई। उपकरण छांटिए। दूध में वसा की मात्रा, देखो भाई यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे मैक्सिमम यहाँ पर एक चीज रट के आएंगे, जो लिखेंगे क्या? लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर इसका आंसर नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर हमारा ये रहेगा। देखो डेंसिटी मीटर ये घनत्व मापता है, और बैरोमीटर हमारा वायुदाब मापता है, और लेक्टोमीटर हमारा क्या मापता है भाई? दूध की शुद्धता। ये दूध की शुद्धता मापेगा भाई, दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क। यदि दूध में किसी ने मान के चलो दूधिया है, दूधिया ने पानी मिला दिया दूध के अंदर, तो उसकी जांच यदि हम करेंगे, या कोई भी फ्लूइड उसके अंदर अगर मिलाया जाता है, या कोई नकली दूध है, दिखने में सफेद रंग है लेकिन उसमें कोई मिलावट कर दी, तो भाई वो जो होगा उसके अंदर जो प्योरिटी की जांच करेंगे वो लेक्टोमीटर करता है। लेकिन फैट कितनी है, वसा की मात्रा कितनी है, तो वो कौन जांच करेगा? ब्यूटाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और बैरोमीटर भी एग्जाम के अंदर देखो बार बार पूछा गया है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूध से क्रीम अलग करने की विधि बतानी है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, जरूरी नहीं है इन्हीं के लिए है। तो मेंशन द मेथड ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यस। तो बी हमारा आंसर रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अंदर दोनों नहीं आएंगे, ना बल ये तो आएगा ही नहीं। तो अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि जब रई चलती है ना, रई जो जो रई चलती है दूध के अंदर, जो रई चलती है भाई, तो जब ये रई घूमती है तो जो घी है, घी के पार्टिकल वो दूर की तरफ जाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूग होते हैं। सेंटर से दूर की तरफ जाना क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है, अपकेंद्री बल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, दूध से क्रीम अलग करने पर उसके घनत्व डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द विस्कोसिटी, नहीं डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिल्क, डेंसिटी ऑफ मिल्क व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो देखो घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, नन। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर भी गलती करते हैं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन को देखते ही उनके मन में क्या जाता है कि भाई दूध के अंदर से जब क्रीम अलग कर दी हमने तो उसका घनत्व शायद कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी पहले के कंपेयर में ज्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का टीका लगाया जाता है? विच हार्मोन इज इंजेक्टेड इनटू द अडर्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस मिल्क भाई। तो देखो ऑक्सीरोसिन, एडीएच, वृद्धि हार्मोन, टीएसएच। तो ये ऑक्सीरोसिन नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन है भाई, ये ऑक्सीटोसिन है, ये टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हमारा सही आंसर है। जो जो पशु लैक्टेशन पीरियड के एंड में होते हैं, मान के चलो भैंस है, भैंस लगभग 8 महीने तक, 7 महीने तक दूध देती है, तो 8 या 9 महीने तक भी दूध दे देती है, तो उस टाइम जब वो दोबारा से जब वो बच्चे को जन्म देने के लिए होती है, तो उस टाइम पर वो दूध देना बंद कर देती है। तो उस टाइम पर लोग बाहर से इंजेक्शन खरीदते हैं और वो इंजेक्शन लगा देते हैं।
आपने देखा भी होगा, तो गर्दन के अंदर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो दूध सतरावन के लिए लगाए जाते हैं, और वो गलत चीज होती है। वो पशु विभाग जो है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है यदि पता लग जाए तो उस टाइम पर जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन भी बोला जाता है, लव हार्मोन, इसे प्रेम का हार्मोन भी बोलते हैं भाई। ये माँ और बेटे के बीच में लाड दुलार का हार्मोन होता है। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच यह एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। और वृद्धि हार्मोन क्या करता है? वृद्धि हार्मोन हमारी वृद्धि करता है। देखो भाई, वृद्धि हार्मोन यदि कम निकले तो भी दिक्कत है, ज्यादा निकले तो भी दिक्कत है। यदि वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर से कम निकलता है तो बोनापन आ जाता है, बोनापन, बिल्कुल छोटी हाइट 3.5 फीट की हाइट रह जाएगी। और ज्यादा यदि ये निकल गया तो एक्रोमिगली, एक्रोमिगली हो जाएगी भाई, एक्रोमिगली। एक्रोमिगली होती है भीम कायत्व, भीम जैसा शरीर, जो जैसे खली देखा होगा आपने, खली को, द ग्रेट खली, तो उसका जो कद है और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सामान्य इंसान की बजाय अलग प्रकार का है, बहुत ज्यादा बड़ा है, राक्षसों की तरह। तो देखो ये जो दैत्य की तरह भी इसको बोला जाता है, एक्रोमिगली को, ठीक है ना भाई, दानव की तरह इंसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो देखिए भाई, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है हमारी? नाइट ब्लाइंडनेस हमारी क्या होती है भाई? जिसके अंदर शाम के टाइम में हमें थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, क्लियर विजन हमारा नहीं बन पाएगा, और ये आंखों की बीमारी है। आंखों की कोई भी बीमारी हो तो उन सभी का संबंध किस विटामिन से रहेगा? विटामिन ई। तो उसका रिलेशन रहेगा विटामिन ई से भाई। विटामिन बी से बेरी होती है इसकी कमी से, सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होती है। जैसे पुरुष जो हैं वो इम्पोर्टेंट या नपुंसक हो जाते हैं, और महिलाएं इनफर्टाइल या बांझ हो जाती हैं। तो विटामिन ए की कमी आंखों से संबंधित है, हमेशा याद रखना। और एक बीमारी और भी होती है, जीरोपथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया, थैलेमिया, जीरोपथैलेमिया बीमारी भी विटामिन ए की कमी से होती है। ये भी आंखों की बीमारी होती है। इसमें जो टीयर डक्ट होती है हमारी, जो अश्रु ग्रंथि होती है, वो सूख जाती हैं और आंसू नहीं आते। ठीक है, तो ये विटामिन ए आएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम बताइए। गिव द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 3। तो बी 3 थायमिन होता है विटामिन बी का नाम, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का नाम, नियासिन, यस नियासिन इसका नाम रहेगा, बायोटीन बी 7 का नाम होता है मेरे भाई, विटामिन बी 7 का नाम होता है ये। तो इसका सही नाम नियासिन, या निकोटिनामाइड भी आ जाए तो वो भी इसी का नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो मेरे भाई कोबाल्ट किसके अंदर पाया जाएगा? देखो इसका नाम रहेगा बायोटीन, और इसका नाम रहेगा फोलिक एसिड, और इसका नाम रहेगा नियासिन या निकोटिनामाइड, और विटामिन बी 12 इसका नाम, ये हमारा आंसर है भाई, ये हमारा आंसर है बी 12 भाई, क्योंकि इसका नाम क्या है? साइनो, साइनो कोबालामीन, कोबालामीन। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, जब इसका केमिकल नेम पढ़ते हैं तो इसके अंदर कोबाल आता है, कोबाल, कोबाल से याद रख लेना कोबाल्ट भाई। तो कोबाल्ट इसके अंदर होता है, कि दही के अंदर भी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो देखो मेरे भाई, दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन या खनिज लवण पाए जाते हैं। दूध को क्या बोलते हैं? कंप्लीट फूड, इसको संपूर्ण आहार भी बोलते हैं। लेकिन दूध के अंदर एक विटामिन ऐसा है जो नहीं पाया जाता, विटामिन सी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दूध को संपूर्ण आहार बोलते हैं, लेकिन दूध के अंदर दो चीजें हमारी नहीं पाई जाती। एक तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, और क्या नहीं पाया जाता भाई? आयरन। यदि ये मिनरल पूछ लेगा तो आप क्या लिखोगे? आयरन, Fe। आयरन भी दूध के अंदर नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, पाचन कैसी क्रिया है? व्हाट इज डाइजेशन लाइक, या विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज डाइजेशन? डाइजेशन कैसी प्रक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो डाइजेशन है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया क्योंकि हमारे पेट के अंदर जब भोजन जाता है तो उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो सबसे कठोर भाग कौन सा होता है भाई? तो देखो, हड्डी, इनेमल, सिर या डेंटाइन। तो इसके अंदर आएगा इनेमल।
जो हड्डी है इनसे ज्यादा मजबूत होता है। एनिमल दांत के ऊपर की परत होती है। ये यदि हमारा कोई भी टीथ है भाई, तो टीथ के ऊपर का जो कवर है, ये ऊपर की लेयर होती है लाइट येलो, तो ये इनेमल होती है। इनेमल सबसे कठोर भाग होता है दांत। अगला क्वेश्चन है, दांत व हड्डियों का निर्माण या हड्डियां किस पदार्थ से बने होते हैं? तो व्हाट आर टीथ एंड बोन्स मेड ऑफ? तो ये किससे बने होते हैं भाई? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CuSO4, 2H2O, कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट या CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा आंसर आएगा कैल्शियम फॉस्फेट भाई, कैल्शियम फॉस्फेट, PO4 होल ट्वाइस भाई, ये रहेगा इसका फार्मूला। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मनुष्य में कुल रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो मनुष्य के दांत होते हैं, देखो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो मान के चलो इस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारा, 8 दांत हमारे होते हैं। तो देखो 8 एक तरफ होते हैं, 4 तरफ ऐसे दांत बनाएंगे, टोटल दांत कितने हो जाएंगे? 32। तो भाई 8 8 8 8 और 8 कितने हो गए? टोटल 32 दांत। तो एक तरफ के मैं दांत आपको समझा रहा हूं। इसके अंदर देखो यहां पर जो 2 दांत होते हैं, पहले 2 दांत ये इंसाइसर होते हैं, ये काटने वाले दांत होते हैं। और एक ये क्या होगा? एक दांत कैसा है? ये कैनाइन है मेरे भाई, ये रदनक है, ये नुकीला दांत होता है। फिर 2 दांत आएंगे मोलर, और फिर आएंगे 3 दांत, 1 2 और 3। ये 3 हमारे मोलर होते हैं, 2 प्रीमोलर होते हैं, ये कैनाइन होता है, और 2 इंसाइसर होते हैं। 2 कृंतक हैं, 1 रदनक है, और 2 अगरचौर्णक हैं, और 3 चौर्णक हैं। तो देखो एक इधर हो गया, तो एक मेरे भाई इधर होगा, और एक किधर होगा, एक नीचे की तरफ भी होगा, और एक इधर भी होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 4 दांत हमारे होते हैं टोटल कैनाइन। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन निगलते समय उसे श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? जब हम भोजन निगलते हैं तो हमारी सांस की नली के अंदर भोजन ना जाए, तो इसके लिए कौन सा वाल्व काम करता है? तो यहां पर देखेंगे इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, मिट्रल वाल्व, एपिग्लोटिस, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई एपिग्लोटिस आएगा, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस एक फ्लैप होता है, एक पत्ते की तरह होता है जो गले के अंदर होता है। देखो जो गला है हमारा, इसके अंदर 2 पार्ट बनेंगे यहाँ, एक तो लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट में जो है वो पेट के अंदर जाएगा, ये फूड पाइप है, और राइट के अंदर विंड पाइप है। तो राइट साइड में जो खाना जाएगा वो उसको रोक लेगा वहीं पे, और उसको लेफ्ट में धकेल देगा, और खुद बंद हो जाएगा, एक ढक्कन की तरह होता है, उसी को बोलते हैं एपिग्लोटिस। मिट्रल वाल हर्ट के अंदर होती है, इलियोसिकल वाल बड़ी आंत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन भाई, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम छांटिए भाई। अमाशय क्या होता है? पेट। स्मॉल, स्मॉल का मतलब शॉर्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट। शॉर्ट एंजाइम मतलब चूज करना, दैट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। तो पेट के अंदर देखो रेनिन भी होता है, छोटे बच्चों में स्करिया होता है, और पेप्सिन होता है, ये वेस्को के अंदर, अमाइलेज है, लाइपेज है। लेकिन इसने बच्चों का नहीं पूछा, खाली ये पूछा है अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम। तो मेरे भाई दोनों एंजाइम रहेंगे, ये दोनों के दोनों एंजाइम रहेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं है, और बच्चे भी नहीं लिखा है, तो किस पे जाएंगे? पेप्सिन पे, पेप्सिन, पेप्सिन के ऊपर जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, पेट की मांसपेशियों को अम्ल के प्रभाव से कौन बचाता है? देखो पेट की मांसपेशियों को अम्ल के प्रभाव से कौन बचाता है? व्हाट प्रोटेक्ट्स द स्टमक मसल फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ एसिड भाई। तो देखो त्वचा, म्यूकस, उत्तक, या इनमें से कोई नहीं। तो म्यूकस, म्यूकस की स्पेलिंग गलत हो गई भाई, ये रहेगी, म्यूकस बचाता है भाई। हमारे पेट के अंदर जो एसिड जाएगा तो वो पेट की मसल को नहीं जलाता। देखो ये पेट हो गया, इसके अंदर ये एसिड चला गया, तो ये जो मसल है हमारी ये जल जाएंगी भाई, क्योंकि एसिड तो क्या करता है? कोरोजिव होता है, जला देता है। बट यहाँ पर एक लेयर होती है जिसका नाम क्या है? म्यूकस। तो ये म्यूकस हमें बचाता है उससे। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक? तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। HNO3 भाई सोने चांदी के शुद्धिकरण में होता है,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उद्योगों में होता है, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। और HCl जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में पाया जाता है मेरे भाई। और H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम बताओ। नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द स्टमक ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों के पेट में स्पेशल लिखा है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, तो क्या आ जाएगा? रेनिन। क्या आ जाएगा भाई? रेनिन। हालांकि चारों के चारों ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। रेनिन भी प्रोटीन को पचाएगा, पेप्सिन भी, ट्रिप्सिन भी और इरेप्सिन भी। इरेप्सिन हमारा छोटी आंत के अंदर, ट्रिप्सिन पेनक्रियाज में भी होता है, और पेप्सिन और रेनिन दोनों पेट में होते हैं। लेकिन बच्चों का जिक्र किया है तो क्या आएगा आंसर हमारा? रेनिन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेशन? तो पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और अग्नाशी ग्रंथि। तो भाई छोटी आंत सबसे बड़ा पार्ट होता है। छोटी आंत की औसत लंबाई 7 मीटर के आसपास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, छोटी आंत की औसत लंबाई बताओ। यही आ गया, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो मेरे भाई अभी बताया था मैंने 7 मीटर। 7 मीटर, 7 मीटर इज द एवरेज लेंथ ऑफ आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत की लंबाई हमारी लगभग 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर। छोटी आंत में उपस्थित उंगली जैसे उभार क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड? तो सीकम, शुद्रांतर, अपेंडिक्स या गुदा द्वार भाई। तो यहाँ पर सीकम जो है ये ऐसी जगह है जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। और शुद्रांतर, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं आएगा, शुद्रांतर का क्या आएगा भाई? विलाई। विलाई, ये विलाई इसके अंदर पाए जाते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यही भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जो भोजन हमारा पच जाता है उसको द्रव की अवस्था में एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है भाई? शुद्रांतर। अपेंडिक्स ये उभरा हुआ भाग होता है, ये बड़ी आंत के सिरे पर होता है, ये वेस्टिजल ऑर्गन होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की औसत लंबाई बताओ। टेल द एवरेज लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो 1.5 मीटर होती है भाई, 1.5 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, लीवर या यकृत में भंडारित शर्करा, शुगर स्टोर्ड इन द लीवर। लीवर के अंदर कौन सी शुगर हमारी स्टोर होती है भाई? तो माल्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारी क्या होती है? ग्लाइकोजन एक ऐसी शुगर है जो लीवर के अंदर स्टोर होती है, लीवर में भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर या यकृत में उपस्थित विटामिन कौन सा है? विच इज द विटामिन प्रेजेंट इन लीवर? तो लीवर के अंदर मेरे भाई विटामिन ए होता है, विटामिन ए स्टोर होता है। विटामिन डी हमें, विटामिन डी देखो ये हड्डियों से संबंधित है, और विटामिन ई ये जनन शक्ति से संबंधित है। सुंदरता का विटामिन भी इसको बोलते हैं। विटामिन के ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है, ये ब्लड क्लोट में मदद करता है। और विटामिन ई ये जनन शक्ति के लिए और ये सुंदरता का विटामिन है, जिसके फेस पे हमेशा ग्लो रहती है। तो वो विटामिन ए भरपूर उसके अंदर पाया जाता है। और विटामिन डी, विटामिन डी हड्डियों के अंदर विटामिन होता है, और विटामिन ए भाई ये लीवर के अंदर होता है। और गाय के दूध में यदि ये पूछ ले तो गाय के दूध में भी ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक शराब के सेवन से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाई एक्सेसिव, Which disease is caused by excessive consumption of alcohol? तो पीलिया, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, लोहमयता। तो मेरे भाई क्या आएगा? लीवर सिरोसिस। यदि कोई ज्यादा शराब पीता है, लगातार कंजप्शन करता है, तो उसको लीवर सिरोसिस हो जाएगी। लीवर सिरोसिस के अंदर लीवर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और लीवर काम करना छोड़ देता है, जिसके कारण हमारे पाचन तंत्र में समस्या आती है और हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक बढ़ जाते हैं। पीलिया, पीलिया भी लीवर से संबंधित है, क्योंकि पीलिया जो होता है इसमें लीवर खून के अंदर से बिलीरुबिन को खींचना बंद कर देता है, एब्जॉर्ब करना, जिसके कारण पीलिया बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस भी लीवर से संबंधित है। हेपेटाइटिस खराब खान पान से होती है। लेकिन लोहमयता अलग बीमारी आ गई, साइड्रोसिस बोलते हैं। तो लोहमयता ज्यादा आयरन के कंजप्शन से होती है। तो दक्षिण अफ्रीका के आदिवासी हैं जो बाटू आदिवासी बोले जाते हैं, तो उन आदिवासियों के अंदर लोहमयता ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वो लोहे के बर्तनों के अंदर शराब और बियर का सेवन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया भाई, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? विच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि,
और ये गलत आ गई भाई, ये कौन सी है, ये गलत टाइप हो गया, अग्नाशी ग्रंथि। तो इसमें आएगा अग्नाशी ग्रंथि। पेनक्रियाज ग्लैंड से ये आउटू ग्रंथि आएगा, आउटू। आउटू, आउटू का मतलब थायराइड, थायराइड भाई, थायराइड। ये गलत है मेरे भाई, आउटू थायराइड ग्रंथि होती है, अग्नाशी ग्रंथि से निकलेगा भैया। अग्नाशी ग्रंथि की अल्फा बीटा गामा सेल होती हैं, तो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल होती है उन्हीं से इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज बढ़ जाएगा और डायबिटीज हो जाएगी, मधुमेह, शुगर की भी। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक और टिन भाई। तो इसके अंदर जिंक पाई जाती है, जस्ता, जिंक। विच मेटल इज फाउंड इन इंसुलिन, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नन। तो इसमें आएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या होता है भाई, पर्णहरित, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस यूज होती है, CO2 गैस यूज होती है। अगला क्वेश्चन आता है, परपोसी पौधा छांटिए। परपोसी का मतलब क्या होता है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक प्लांट, पैरासाइट प्लांट या पैरासाइटिक प्लांट भाई। तो शॉर्ट आउट द होस्ट प्लांट भी बोल देते हैं, बरगद, पीपल, अमरबेल, ये सभी। तो अमरबेल इसके अंदर आएगा, और पीपल दिन रात ऑक्सीजन देने वाला पौधा होता है, बरगद भी भाई। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन द हार्ट ऑफ फिश भाई। तो फिश कैसा ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक, एक्वेटिक जलीय जीव है फिश। तो मछली जो है उसके हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, और मछली किस अंग द्वारा सांस लेती है, गलफड़ों द्वारा। मछली गलफड़ों द्वारा, गिल्स द्वारा रेस्पायर करती है, गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है, और इसके अंदर एकल रक्त परिसंचरण होता है। मतलब इसके अंदर, जैसे हमारे अंदर बाई है, बाई का मतलब द्वि रक्त संचरण प्रणाली है, लेकिन इसके अंदर एकल होती है। चलिए नेक्स्ट आता है, मगरमच्छ के हृदय में कोष्ठकों की संख्या बताओ, टेल द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। ये चैम्बर्स आएंगे मेरे भाई, यहाँ पर चैम्बर्स। तो कितने चैम्बर आएंगे, 4। हालांकि मगरमच्छ के हृदय में लगभग 3.3, तीसरा 3 चैम्बर होते हैं पूर्ण, और एक आधा चैम्बर होता है जो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता, जो अपूर्ण होता है, लेकिन उसको भी हम चौथे में काउंट करते हैं। तो 4 चैम्बर भाई। इसके अंदर कितने चैम्बर आएंगे, 4 चैम्बर। अगला क्वेश्चन आ गया, मेंढक व केंचुए के हृदय में कोष्ठकों की संख्या बतानी है। जो मेंढक है और केंचुआ है, तो इसके हृदय में कोष्ठकों की संख्या देखो भाई। जो मेंढक होता है इसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, और केंचुए के हृदय में, केंचुआ क्या है, अर्थवोम, अर्थवोम को किसान मित्र भी कहते हैं। तो इसके हृदय में 5 चैम्बर, मतलब 5 जोड़ी चैम्बर होती हैं, जोड़ी लिख लेना, टोटल तो 10 हो जाएंगे। लेकिन मेंढक के हृदय में कितने होते हैं, 3 होते हैं भाई, ठीक है ना। तो टेल द नंबर ऑफ सेल नहीं, चैम्बर्स, चैम्बर्स, चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म। देखो किसान मित्र होता है भाई केंचुआ, केंचुआ भी किसान का मित्र है क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। सांप भी किसान का मित्र है क्योंकि ये चूहों को खा जाता है, रोडेंट्स को खा जाता है भाई। तो केंचुआ भी किसान मित्र है और सांप भी किसान मित्र है, ये याद रखना भाई। अगला आता है, निम्न में से ठंडे रक्त वाले जानवरों को छाटिए, शॉर्ट आउट द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सांप, कौवा, स्नेक है, क्रो है, मेंढक, चील है, सांप, छिपकली, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, सांप है, कौवा, कौवा तो नहीं है ठंडे रक्त वाला, ये तो पक्षी हो गया, सांप है। इसमें मेंढक भाई और चील, चील भी नहीं है भाई, मेंढक है क्योंकि ये पानी के अंदर नमी वाली जगह में ज्यादा रहता है। सांप और छिपकली, इसमें दोनों आ गए, सांप और छिपकली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सांप और छिपकली ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं, तो सांप और छिपकली हमारे रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, सरीसृप के अंदर। और सांप और छिपकली या रेप्टाइल्स, सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, एकमात्र ऐसे स्तनधारी का नाम बताओ जो अंडे देता है। देखो 2 प्रकार के जानवर होते हैं, एक तो ओविपर्स होते हैं, एक विविपर्स होते हैं। ओविपर्स कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, विच ले एग्स। और विविपर्स कौन से होते हैं, जरायुज, जो अंडे नहीं देते, जो बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो सभी मैमल के अंदर आते हैं। तो नेम द ओनली मैमल दैट ले एग्स। अब ऐसे मैमल का ही नाम बताना है जो अंडे देता है, क्योंकि मैमल क्या देते हैं, मैमल तो बच्चों को जन्म देते हैं।
उनके अंदर दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, मेमरी ग्लैंड्स, वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। तो इसके अंदर नीली व्हेल, डॉल्फिन, प्लेटिपस या गाय। भाई देखो गाय तो अंडे नहीं देती, तो ये तो कट गया। डॉल्फिन और नीली व्हेल ये भी दोनों बच्चों को जन्म देती हैं और ये मैमल के अंदर आती हैं। भले ही ये मछली है लेकिन ये मैमल के अंदर आती हैं। एक ऐसा मैमल प्लेटिपस, ये पानी का जीव है। प्लेटिपस ये भाई है तो मैमल लेकिन ये अंडे देता है। ठीक है, ये याद रखना, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है प्लेटिपस। भाई अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड या बिगेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड? तो नीली व्हेल इज द राइट आंसर। ब्लू व्हेल, भाई ब्लू व्हेल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डॉल्फिन दुनिया की सबसे समझदार मछली है। अफ्रीकन हाथी ये संसार का सबसे बड़ा धरती पर रहने वाला जीव है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। शुतुरमुर्ग ये पंख रहित है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, ये उड़ नहीं सकता और इसी की कोशिका दुनिया की सबसे बड़ी जीवित कोशिका बोली जाती है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा, भाई ऑस्ट्रिच एग। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या बताओ। नेम द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो देखो मानव हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। भाई कोष्ठक पूछे, पिछली अग्निवीर की भर्ती में क्या आया था भाई? कोष्ठक। और पिछली में क्या आया था? इसके अंदर पूछा था वाल, वाल जो वाल होती हैं। तो दोनों का आंसर क्या रहेगा? दोनों का आंसर आएगा दोस्त 4। अगला क्वेश्चन है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो हमारा जो हार्ट है इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड तो देखो न्यूरोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, इकोलॉजी या कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक मसल सबसे मजबूत मांसपेशी होती है और ये कहाँ होती है? ये हमारे हार्ट के अंदर पाई जाती है। तो देखिए इकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट का अध्ययन होता है, फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन होता है और न्यूरोलॉजी भाई तंत्रिकाओं का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हृदय की बैटरी किसे कहते हैं? व्हाट इज द बैटरी ऑफ हार्ट? मिट्रल वाल, त्रिवलनीय वाल, द्विवलनीय वाल, पेसमेकर। तो भाई इसके अंदर आएगा, देखो ये बाई वाल नहीं होती, इसको मिट्रल वाल भी बोलते हैं और बाइकस्पिड भी बोलते हैं इसको मिट्रल, और इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। तो पेसमेकर, पेसमेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब हमारी हार्ट बीट कंट्रोल में नहीं रहती, कम या ज्यादा होने लगती है, तो उस दौरान किसका यूज किया जाता है? पेसमेकर का। और जो पेसमेकर होता है भाई इसी को बैटरी ऑफ हार्ट भी बोलते हैं और इसी को हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, इसी को हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हृदय की धड़कन मापने वाला उपकरण बताइए। तो देखो हृदय की धड़कन को कौन मापेगा भाई? हार्ट रेट मेजरिंग डिवाइस, पेसमेकर नहीं, ये तो कंट्रोल करेगा। स्फिग्मोमैनोमीटर ये हमारे बीपी को मापता है, ब्लड प्रेशर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। देखो पेसमेकर हार्ट ऑफ हार्ट है, बैटरी ऑफ हार्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है, रक्तदाब को। स्टेथोस्कोप हमारा हार्ट बीट को मापेगा। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है स्टेथोस्कोप। बैरोमीटर वायु दाब मापी है, ये वायु दाब को मापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से फेफड़ों तक कौन सी रुधिरवाहिका रक्त पहुंचाती है? विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो देखो हमारे हार्ट से और फेफड़ों तक, तो फेफड़ों तक कौन सी लेके जाएगी? मैंने आपको चैम्बर बताए थे, देखो चैम्बर 4 होते हैं। तो ये मान के चलो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये राइट है और ये लेफ्ट है भाई, ये वाला राइट है और ये लेफ्ट है। तो देखो यहां से हार्ट के अंदर सबसे पहले ब्लू कलर का ब्लड आएगा, फिर ये इसमें जाएगा, फिर ये जाएगा लंग्स के पास, ये गया लंग्स के, ये अशुद्ध है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए इसका कलर कैसा है? नीला है। और यहाँ पर है हमारे फेफड़े, फेफड़ों से, फेफड़ों के पास ये जो लेके आई, ये क्या है? पल्मोनरी। ये पल्मोनरी क्या है? आर्टरी। आर्टरी जबकि होनी चाहिए थी वेन, लेकिन ये है आर्टरी। तो देखो भाई पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। वेना कावा कौन सी है? जो हार्ट के पास लेके गई है खून को, जो हार्ट के पास खून को लेके गई है वेना कावा। पल्मोनरी, पल्मोनरी गिरा नहीं, शिरा आएगा, शिरा। ठीक है शिरा, पल्मोनरी वेन, वेन भाई। तो पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी वेन, ये भी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये यहां से लेकर जाएगी इस चैम्बर में, इनमें से कोई नहीं। ये हमारा बी जो है राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है ईसीजी की फुल फॉर्म बताओ। देखो सेम चीज होती है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, और ईईजी जो होता है मेरे भाई, ईईजी ब्रेन से रिलेटेड होता है, लेकिन यहां पर पूछा ईसीजी, टेल द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी तो देखो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोसेंट्रोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भाई ये रहेगी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये किससे रिलेटेड होती है? ये हार्ट से रिलेटेड होती है। अगला क्वेश्चन है हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर तक कौन पहुंचाता है? तो हु ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द होल बॉडी भाई। देखो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लिया, ऑक्सीजन वाला, और सारे शरीर में फैलाना है, तो ये कौन आएगा? ओर्टा। कौन आएगा? ओर्टा। ये गलत है भाई, स्पेलिंग ये रहेगी ओर्टा स्पेलिंग। ये हमारा राइट आंसर है। वेना कावा तो भाई हार्ट के पास लेके आती है, ये है हार्ट भाई। यहां से तो खून आया, वेना कावा लेके आई, वेना कावा, ठीक है। इसके अंदर फिर ये लंग्स के पास गया, लंग्स ने इसके अंदर ऑक्सीजन मिलाई, फिर वापस चैम्बर्स के अंदर गया, अब ये बॉडी में जाएगा यहां से, तो ये कौन है? ये है ओर्टा भाई, ये है ओर्टा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वेना कावा शरीर में लेके आती है खून को, फेफड़े खून में ऑक्सीजन मिलाते हैं, और ओर्टा खून को पूरी बॉडी के अंदर फैलाती है। ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी इसके अंदर नहीं आएगा, ना मिट्रल वाल, ये ओर्टा आएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो हाउ मेनी टाइम्स डज द हार्ट बीट इन 1 मिनट? 15 बार, 50 बार, 72 बार, 82 बार? तो 72 बार भाई, ये आ जाएगा 72 टाइम। 1 मिनट में हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम होती है, और एक हार्ट बीट के बीच में जो टाइम होता है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो 0.8 सेकेंड इसके अंदर आंसर आ जाएगा। और हमारी हार्ट बीट की यदि साउंड पूछता है तो लब डब इसकी साउंड आएगी मेरे, साउंड लब डब। हृदय का मुख्य कार्य बताओ। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट। रक्त को पंप करना, रक्त में ऑक्सीजन मिलाना नहीं, ये फेफड़े मिलाएंगे, गलत। रक्त में जहरीले पदार्थ बाहर निकालना नहीं, ये कौन? किडनी निकाल लेंगी, और हमारा क्या बोलते हैं, लीवर निकाल लेगा। ये सभी तो आएगा ही नहीं। हमारा आंसर क्या बच गया? रक्त को पंप करना। हमारा पंपिंग स्टेशन भी किसको बोलते हैं मेरे भाई? ब्लड को, सॉरी इसको, हार्ट को। हार्ट इज नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी। अगला क्वेश्चन आ गया, हृदय का औसत वजन कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द हार्ट? 150 ग्राम, 280 से 300 ग्राम, 200 ग्राम या 400 ग्राम? तो देखो 280 से 300 ग्राम हमारा हार्ट का वजन होता है। और इसकी शेप कैसी होती है? बंद मुट्ठी जैसा, ऐसा होता है। कई बच्चे ऐसे करके दिखाते हैं, ये नहीं होता, ऐसा होता बंद मुट्ठी की तरह। अगला है हृदय का हृदय किसे कहते हैं? मैंने कई बार बताया, इसी वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द कॉल्ड हार्ट ऑफ द हार्ट। स्टेथोस्कोप, पेसमेकर, स्पिग्मोमेनोमीटर और ये सभी, तो पेसमेकर इसका आंसर हो जाएगा, पेसमेकर। अगला क्वेश्चन, पंपिंग में हार्ट कितना रक्त पंप करता है एक पंपिंग में भाई? तो एक पंपिंग में आएगा 70 ml। हाउ मच ब्लड डज द हार्ट पंप इन वन पंपिंग? एक पंपिंग में 70 ml ब्लड जो है हार्ट पंप करता है। मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा बताओ। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस? तो ये आएगा हमारा 5 से 6 लीटर भाई। ये हमारा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। और देखो ब्लड का पीएच पूछा जाता है तो 7.4 होता है। हमारा ब्लड कैसा होता है? बेसिक नेचर का। हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अगला है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? साइटोलॉजी नहीं, ये तो कोशिका का अध्ययन है। हेमेटोलॉजी, ये रक्त का अध्ययन आ गया भाई। हेमेटोलॉजी ये हमारा राइट ऑप्शन है, बी भाई। होमोलॉजी फेफड़ों का अध्ययन है, और एंथोलॉजी किसका? फूलों का अध्ययन है भाई। अगला है, मानव रक्त द्रव अवस्था में क्यों पाया जाता है? वाई इज ह्यूमन ब्लड फाउंड इन लिक्विड स्टेट? आरबीसी के कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण, प्लाज्मा के कारण, इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मा के कारण भाई। प्लाज्मा में पानी की मात्रा 90 से 92% होती है, तो इसलिए हमारा ब्लड भी कैसा होता है? ये लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य बताओ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन का प्रसारण करना, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकुचन, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भाई। भोजन का पाचन, नहीं भाई, ये सभी नहीं।
इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन का प्रसारण। तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी में यदि हीमोग्लोबिन है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 100 ml खून के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो 12 ग्राम से कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, 16 ग्राम से ज्यादा होगा तो लोहमयता हो जाएगी। और इसके अंदर आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है भाई? आयरन पाया जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का प्रसारण, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, आरबीसीज की फुल फॉर्म बताइए। टेल द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, रेड ब्लड क्रोमोसोम, रेड ब्लड सेंटर। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी आपने पढ़ा है, ये भी है, तो दोनों सही। लेकिन जब इन दोनों में भी छांटना आ जाए तो कॉर्पुसल के ऊपर जाएंगे हम। ये रुधिर के अणु होते हैं, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किन रक्त कणिकाओं को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं? विच ब्लड कॉर्पुसल्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट भाई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, रक्त बिंबाणु। तो प्लेटलेट इसका आंसर है। रक्त बिंबाणुओं को हम क्या कहते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइट। रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट। और ये किस बीमारी में कम होते हैं? तो रक्त बिंबाणु जो होते हैं ये डेंगू की बीमारी में कम हो जाते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो हैं ये एड्स की बीमारी में कम हो जाती हैं। और आरबीसी भाई देखो नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो गया हमारा प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी किस में कम होती हैं? एड्स के अंदर कम हो जाती हैं भाई। थैलेसीमिया के अंदर आरबीसी भी कम हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसीज का जीवन काल बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 120 डेज, ये बार बार पूछा जाता है। आरबीसी कहाँ पैदा होती है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। और भाई आरबीसी की कब्र, आरबीसी की कब्र यदि ये पूछता है तो क्या रहेगी? प्लीहा। प्लीहा क्या होती है इंग्लिश में? स्प्लीन। स्प्लीन एक पार्ट होता है लीवर के पास। और ये ब्लड बैंक भी बोला जाता है हमारा। 120 दिन, 120 दिन क्या रहेगा आरबीसी का जीवन काल। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल रहेगा 13 से 20 दिन तक। और प्लेटलेट का जीवन काल रहेगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन रहेगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आता है, इसके अंदर देखो, रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? हु डिटरमाइंस द ब्लड ग्रुप भाई? तो ब्लड ग्रुप को कौन देखेगा? एंटीजन भाई। ब्लड ग्रुप को कौन देखेगा? एंटीजन। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप बनेगा। अगला क्वेश्चन है, आरएच तत्व की खोज किस जानवर के रक्त में हुई? आरएच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ विच एनिमल? तो भाई बंदर। बंदर का नाम क्या था? बंदर का नाम था रिसस, रिसस बंदर। इसी के नाम से क्या लिया गया? आर एच, ये दो लेटर लिए गए थे। अगला है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस अभिक्रिया करती है? विच गैस रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर नहीं करती रिएक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्शन करती है, बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए जहरीली है। ये एच बी ले लिया मैंने, तो ये क्या बनाएगी? HbCO। HbCO क्या है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि जहरीला होता है हमारे लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये राइट आंसर हो गया भाई बी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन नहीं, ये तो दूध के अंदर पाया जाता है। एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर पाया जाता है। और भाई एल्ब्यूमिन ही हमारे रक्त में भी पाया जाता है। रक्त में यही प्रोटीन हमारे रक्त में पाया जाता है। थ्रोम्बिन तो ब्लड क्लॉट जमाने में मदद करता है, एंजाइम होता है, ये प्रोटीन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता? भाई देखो, ऐसा कौन सा रक्त समूह जिसमें एक भी एंटीजन नहीं होता? ए बी के अंदर तो दोनों एंटीजन होंगे। और ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एक भी एंटीजन नहीं होता। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा डी भाई। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन रक्त समूह को छांटिए। सॉर्ट आउट द इमरजेंसी ब्लड ग्रुप भाई। तो इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर कौन सा ब्लड डोनेट करते हैं? ओ भाई। सर्वाग्राही पूछे तो ए बी, सर्वदाता भी यही है और इमरजेंसी ब्लड ग्रुप भी यही है। यदि साइन पूछे तो नेगेटिव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो देखो भाई, ए वाला ए बी को तो कर नहीं सकता, गलत। ए को कर सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ए बी को नहीं कर सकता भाई। ए बी को सॉरी ए बी को दे सकता है ब्लड ये, क्योंकि देखो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? टू विच ब्लड ग्रुप कैन ए पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप डोनेट ब्लड? तो देखो ए बी, ये गलत कर दिया भाई मैंने।
ए को तो दे ही सकता है और ए भी सबसे खून ले सकता है, तो इसको भी दे देगा। ये क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि ये तो सभी से खून ले सकता है, क्योंकि ये सर्वाग्राही है। और ये सर्वदाता है, तो ये तो नहीं लेगा, ये भी गलत हो गया। ओ, इसमें वो आ गया, ये भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज फाउंड इन ह्यूमन ब्लड? तो भाई देखो, मानव रक्त जो होता है उसमें 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। 40 से 45% उसके अंदर ब्लड कॉर्पुसल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, पचे हुए भोजन को द्रव अवस्था में रक्त के द्वारा शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके द्वारा जो खाना हमने खाया वो सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो कौन पहुंचाएगा भाई? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जो लिक्विड स्टेट में है, और ये सारे पार्ट्स जितने भी हैं जो भोजन के तत्व हैं हमारे, उनको लिक्विड फॉर्म में लेता है, न्यूट्रिएंट्स को, और सभी भागों तक पहुंच। थैलेसीमिया बीमारी का संबंध निम्न में से किसके साथ है भाई? थैलेसीमिया डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? रक्त की कमी, रक्त की अधिकता, रक्त सतरावन, इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, ये तो हीमोफीलिया है। रक्त की अधिकता ये भी नहीं आएगा। लोहमयता, रक्त की कमी, ये सही है बिल्कुल, रक्त की कमी। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है, इसमें बार बार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे कम मात्रा में कौन सा रक्त समूह पाया जाता है? तो देखो भाई, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ए बी नेगेटिव इज द राइट आंसर। ए बी नेगेटिव संसार में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताइए। नेम द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। भाई जो सबको खून दे सकता है तो ओ, और ओ के अंदर भी क्या आएगा? ओ नेगेटिव, यदि सिंबल दे दे तो ये। और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सर्वाग्राही होता है, सर्वाग्राही, जो सबसे खून ले सकता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, किस बीमारी में लगातार रक्त सतरावन होता रहता है? इन विच डिजीज देयर इज कंटिन्यूअस ब्लीडिंग? बार बार खून निकलता रहेगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं। इसमें तो भाई कलर ब्लाइंड में तो क्या होता है? प्राइमरी कलर, आरबीजी, प्राथमिक रंग, लाल, नीला, हरा। और इसमें मेन जो कलर ब्लाइंड में होती है वो लाल हरे रंग की दिक्कत होती है। लाल हरा रंग, इसको देखने में ज्यादा दिक्कत होती है भाई। हीमोफीलिया बिल्कुल सही उत्तर। इसका आंसर आएगा हीमोफीलिया। एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है जो रॉयल डिजीज है। रॉयल डिजीज का मतलब क्या है भाई? शाही बीमारी। यह शाही बीमारी है, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी को थी, इसलिए इसको शाही बीमारी भी बोलते हैं, हीमोफीलिया। ये रॉयल डिजीज भी बोली जाती है, रॉयल डिजीज। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आज के सेशन के अंदर भाई 78 क्वेश्चन थे दोस्त, टोटल 78 क्वेश्चन। और बायोलॉजी 2 वीडियोस और डालूंगा मैं, उन्हीं के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा आपकी। तो एग्जाम जिनका है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।